हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का आखिरी टॉपिक लेके आए, कार्नोट इंजन। ये आपका थ्योरी लेक्चर का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग टीचर डिस्कशन लेवल 1, लेवल 2, PYQs सारे कंप्लीट करेंगे। ओके, सो कार्नोट इंजन। सो अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ बोल रहा है हीट और वर्क इंटरचेंजेबल है। सेकेंड लॉ बोल रहा है कि इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन एक प्रोसेस होगा, एक लिमिटेशन होगी कि भाई दो टेम्परेचर से एक्सचेंज करना चाहिए। वैसे हमने हीट इंजन पढ़ा था सेंट्रो, और रेफ्रिजरेटर का COP पढ़ा था, हीट इंजन की एफिशिएंसी, और रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की COP पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, तो इनमें से एक आइडियल साइकिल ले रहे हैं हम लोग जो मैक्सिमम एफिशिएंसी देती है ना। ये रियल साइकिल नहीं है, बट हाँ एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब एंट्रोपी ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के इन लोगों ने एक आइडियल साइकिल बनाई है, जो प्रैक्टिकल साइकिल नहीं 100%, बट हाँ यस, अभी एजम्पशंस के लिए हम लोग ये साइकिल को यूज़ करते हैं। तो बाकी साइकिल्स इससे कम एफिशिएंसी देती है, बट ये मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्नोट साइकिल। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कार्नोट साइकिल। बहुत सारे क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के कार्नोट साइकिल से, और बहुत ईजी टॉपिक है, सबसे ईजी टॉपिक। ओके, सो व्हाट इज़ कार्नोट एक साइंटिस्ट का नाम था जिनका इमेज यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो इन्होंने कुछ फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला हम लोग बाद में डिराइव करेंगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर के टर्म में उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, ये भी हम लोग डिराइव करेंगे। तो कार्नोट साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस फॉर ए हीट इंजन एज वेल एज हीट पंप, दोनों के लिए हम लोग हीट पंप या रेफ्रिजरेटर के लिए देखेंगे हम लोग। ओके, सो यहाँ पर कार्नोट साइकिल का एक बेसिक मैकेनिज्म लेआउट दिया हुआ है। तो आपका पहले क्या होगा, पिस्टन का एक्सपेंशन होगा, आप हीट ऐड करोगे तो एक्सपेंशन होगा। तो हीट एडिशन प्रोसेस जो होगा वो हम लोग आइसोथर्मल हीट एडिशन करेंगे, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हीट ऐड करोगे। टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हीट ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, बस टेम्परेचर मेंटेन करना है, हीट ऐड कर रहे हो तो कांस्टेंट टेम्परेचर रख के हीट ऐड करोगे तो उसका एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन ऐसा होगा कि टेम्परेचर मेंटेन हो पाए। ओके, एक्सपेंशन से टेम्परेचर घटना चाहिए, और टेम्परेचर हीट ऐड कर रहे हो तो दोनों बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। उसके बाद रिवर्सिबल एडियाबैटिक आपका वर्क आउटपुट मिलेगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा जिसमें वर्क आउटपुट, एक्सपेंशन जनरल लीड्स टू वर्क आउटपुट, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस से वर्क आउटपुट आपको मिलेगा। देन तीसरा प्रोसेस होगा कंप्रेशन। एक्चुअली फर्स्ट प्रोसेस कंप्रेशन से चालू होता है। ओके, तो तीसरा प्रोसेस होगा हीट रिजेक्शन का। हीट रिजेक्शन जब होता है तो बॉडी से जो हीट रिमूव हो रही, मतलब ऑब्वियसली मैंने बोला था हीट इंजन शुड एक्सचेंज हीट विद टू सोर्सेस, वन सोर्स एंड अदर इज सिंक, दो टेम्परेचर के साथ एक्सचेंज होना चाहिए, एज वी डिस्कस इन और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ में हमने जो डिस्कस किया कि दो टेम्परेचर सोर्स के साथ हीट एक्सचेंज करना चाहिए, तो दूसरे लो टेम्परेचर पे ये हीट रिजेक्ट करेगा, हाई टेम्परेचर से हीट ऐड करेगा, लो टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट करेगा। तो ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस भी आइसोथर्मल प्रोसेस माना है। आइसोथर्मल प्रोसेस इन्होंने एज्यूम किया है, आइसोथर्मल हीट एडिशन एज वेल एज आइसोथर्मल हीट रिमूवल। ओके, हीट रिजेक्शन भी आइसोथर्मल प्रोसेस से हो रहा है, हीट एडिशन भी आइसोथर्मल। तो हीट एडिशन में हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन माना है। हीट रिजेक्शन जब हो रहा है तो ऑब्वियसली हीट रिमूव हो रही, तो और टेम्परेचर घटना चाहिए, लेकिन मेंटेन करने के लिए आपने कंप्रेशन किया है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कंप्रेशन किया, आइसोथर्मल कंप्रेशन। देन इसका वर्क इनपुट प्रोसेस जो होगा वो आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन बॉडी को कंप्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब ही एंट्रोपी कांस्टेंट मानते हैं, जो आइडियल सिनेरियो है। एंट्रोपी कभी कांस्टेंट नहीं रहती, ऑलवेज बढ़ती है फॉर ए होल साइकिल। ओके, तो यहाँ पर कॉमन एंट्रोपी है। ओके, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस से हमने इसको कंप्रेस करेंगे। ओके, तो इस साइकिल का प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, वो डायग्राम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इसका मैकेनिज्म है। पिस्टन को हमने पहले हीट ऐड करने के लिए एक्सपेंड किया, उसके बाद वर्क मिला, उसके बाद हमने हीट रिजेक्ट किया है, और यहाँ पर लास्ट डायग्राम देख सकते हो, वर्क इनपुट के लिए पहले कंप्रेस किया। तो डायग्राम साइकिल एक्चुअली यहाँ से चालू होती है। कंप्रेशन सबसे पहले होता है, देन हीट एडिशन, देन एक्सपेंशन, देन हीट रिजेक्शन होता है। तो साइकिल प्रोसेस देखते हैं।
कार्नोट साइकिल फॉर हीट इंजन, तो हीट इंजन के लिए पहले देख रहे हैं। तो हीट इंजन आपने देखा हुआ ऐसा होता है कुछ, है ना। कुछ ऐसा होता है बेटा हीट इंजन। यहां से एक हाई टेम्परेचर सोर्स, यहाँ एक लो टेम्परेचर सोर्स, इसमें दो ही टेम्परेचर यूज़ करते हैं, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, T1 T2 मान सकते हो या TH TL, ओके। यहाँ से हीट आपने ऐड किया है, तो हीट ऐड कर रहे हो तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा माना है। आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसोथर्मल हीट एडिशन। तो प्रोसेस, चारों प्रोसेस इस साइकिल में है। यहाँ से कुछ वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ हीट में रिजेक्ट हो रहा है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस में हमारा हीट एडिशन और हीट रिमूवल आर अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। हीट एडिशन भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हीट रिमूवल भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और एक्सपेंशन ऑफ वर्क और कंप्रेशन ऑफ योर गैस अकर्स एट रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। दो प्रोसेस है, एक आइसेंट्रोपिक, मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी, जो एक्सपेंशन ऑफ वर्क या कंप्रेशन ऑफ गैस, दोनों में आइसेंट्रोपिक मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और दो प्रोसेस होंगे कांस्टेंट टेम्परेचर वाले, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सो यहाँ पर ये चार साइकिल्स को हम लोग अगले स्लाइड में देख रहे हैं। तो ये इसका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम देखा गया है यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोसेस में क्या क्या होने वाला है। 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो 1 से 2 में आप देख सकते हो, 1 से 2 में आपका वॉल्यूम घटा है तो कंप्रेशन हुआ। और ये प्रोसेस किस प्रोसेस से वॉल्यूम घटा है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब P1 V1 पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पावर गामा वैलिड होगा, या T इंटू वी पावर गामा माइनस 1, T इंटू वी पावर गामा माइनस 1 वैलिड होगा। गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स हियर, और ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? कंप्रेशन हुआ है। 2 to 3 में आपका एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पर आपका हीट सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आपका हीट सप्लाई हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ? कंप्रेशन हुआ, ओके। तो 2 to 3 में एक्सपेंशन हुआ, बट इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन और हीट एडिशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड हीट एडिशन। आइसोथर्मल हीट एडिशन लिखना ज़्यादा प्रीफर करूंगा मैं, बिकॉज आपको हीट एडिशन याद आएगा। आइसोथर्मल हीट एडिशन, तो कांस्टेंट टेम्परेचर रख के हीट आपने ऐड किया, कांस्टेंट टेम्परेचर रख के आपने हीट ऐड किया। ये टेम्परेचर होगा हाई टेम्परेचर, जो TH लिखा था डायग्राम पीछे वाले साइकिल के डायग्राम में, TH जो लिखा था हाई टेम्परेचर सोर्स से टेम्परेचर एनर्जी मिल रही है आपको, ओके। देन 3 to 4, आप 3 to 4 देखिए, ये एक्सपेंशन हुआ, तो ये वर्क आउटपुट प्रोसेस है, ये वर्क आउटपुट प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर आपका वर्क आउटपुट मिलने वाला है, वर्क आउटपुट मिलने वाला है, इंजन का इफेक्टिव वर्क मिलने वाला है, मतलब पिस्टन का मूवमेंट जो कार को चलाएगा, तो वर्क आउटपुट मिलने वाला है। तो 3 to 4 प्रोसेस में जो होगा वो होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, है ना। 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। 4 to 1 देखिए, वापस कंप्रेशन हो रहा है और यहाँ पर भी टेम्परेचर मेंटेन्ड है कांस्टेंट। तो ये प्रोसेस में हीट रिजेक्ट होगी, इस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट होगी। तो यहाँ आप लिख सकते हो QS, QR, Q रिजेक्टेड, ओके। Q रिजेक्ट हो रहा है, ये Q सप्लाई हो रहा है, Q रिजेक्ट और Q सप्लाई। तो यहाँ पर हम इसको 4 to 1 को क्या लिखेंगे? आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन।
सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। इसमें 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है जो भी बहुत डिफिकल्ट है अचीव करना, और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें हीट एडिशन या रिमूवल भी टफ टास्क होता है। तो इसलिए इसको आइडियल साइकिल बोला गया, इसमें एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा आती है। तो आपका देख सकते हैं तो क्यू इन इक्वल टू वर्क प्लस हीट रिजेक्टेड, ये आपका सेकेंड लॉ बोल रहा था। ओके, जो भी हीट सप्लाइड है कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कुछ रिजेक्ट होना चाहिए। तो क्यू इन इज इक्वल टू वर्क प्लस हीट रिजेक्टेड होना चाहिए। उसी का ही टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम है। तो आप देख सकते हो एंट्रोपी कांस्टेंट है, 1 से 2 में एंट्रोपी कांस्टेंट है, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। 2 से 3 और 4 से 1 में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। 3 से 4 अगेन एंट्रोपी कांस्टेंट है, सो वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को ही हम लोग आइसेंट्रोपिक और कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस बोल सकते हैं। ओके, तो मैं इसमें प्रोसेस के फॉर्मूलास को सोचूं तो ये 2 है वो पीवी पावर गामा को फॉलो कर रहे हैं। कौन से? 1 से 2 और 3 से 4। 1 से 2 और 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक्स है, मतलब पीवी पावर गामा एडियाबैटिक प्रोसेस है। सिमिलरली 2 से 3 या 4 से 1 की बात करें तो वो पीवी पावर 1 को कांस्टेंट को फॉलो करते हैं। पीवी पावर 1 क्यों बोल रहा हूँ? आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में टी कांस्टेंट है, तो पीवी कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू P1 V1 इक्वल P2 V2 फॉलो होता है इसमें। तो आप देख सकते हो कौन से प्रोसेस में क्या क्या है। 1 से 2 और 3 से 4 में पीवी पावर गामा कांस्टेंट है, 2 से 3 और 4 से 1 में टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए बिफोर वी गो डिराइव द एफिशिएंसी फॉर दिस सिनेरियोस। ओके, सो आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए पूरा। ओके, आपको मैं 30 सेकेंड्स, या आप इसको पॉज कर सकते हो और इसको नोट कर सकते हो। आपको बनाना है पीवी डायग्राम, आपको बनाना है टीएस डायग्राम, प्रोसेस के 4 पॉइंट्स। 1 से 2 में क्या हो रहा है मैं आपको रिपीट करते जाऊँगा पैरेलली। 1 से 2 में आपका कंप्रेशन हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। 2 से 3 में आपका हो रहा है हीट एडिशन, आइसोथर्मल हीट एडिशन। 3 से 4 में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जो आपका वर्क आउटपुट प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस 3 to 4 जिसमें वर्क आउटपुट चाहिए, वो लाने के लिए ये सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। 4 से 1 में अगेन हीट रिजेक्शन टू द लोअर टेम्परेचर सोर्स, हीट एडिशन 2 to 3 में हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स से, और हीट रिजेक्शन 4 से 1 में हो रहा है वो भी लोअर टेम्परेचर सोर्स से, सिंक से। ओके, तो सोर्स और सिंक टर्मिनोलॉजी है जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ओके, सो ये इसका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, ये इसका टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम, और ये 4 पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। ओके, सो आपने लिख लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो आप पॉज कर दीजिए, क्या आपको स्क्रीन पूरा अच्छे से दिखेगा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ओके, अब इसकी एफिशिएंसी डिराइव करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रोसेस तो देख लिया, मैं डायग्राम छोटा सा यहाँ पर बना लेता हूँ, है ना। ओके, 1 2 3 4 मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, तो हमारा टारगेट है एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी का डेफिनेशन मैं आपको याद करा देता हूँ। एफिशिएंसी इज वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाइड, वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाइड। हीट सप्लाई देखो डायग्राम में यहाँ हो रही है, ये वर्क है, ये हीट रिजेक्टेड है। ओके, तो आप हीट सप्लाइड इक्वल टू वर्क प्लस हीट रिजेक्टेड लिख सकते हो सेकेंड लॉ से, या वर्क इक्वल टू QS माइनस QR लिख सकते हो, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। ओके, तो यहाँ पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला QS माइनस QR बाई QS, दैट इज़ 1 माइनस QR बाई QS। ये बेसिक डेफिनेशन हो गया। ओके, अब हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड अगर मैं लिख पाऊँ तो आपका प्रोसेस में एफिशिएंसी आ जाएगी। तो हीट सप्लाइड के देखो कहाँ पर हो रहा है, 2 से 3 में। 2 से 3 में आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की एक स्पेशलिटी होती है जिसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जो आपने केटीजी में पढ़ा हुआ है। तो अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो हीट सप्लाइड ही वर्क डन होता है, और वर्क डन का फॉर्मूला आपको आता है। वर्क डन का फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, PV ln V2 बाई V1, है ना, अगर 1 से 2 प्रोसेस हो रहा है तो PV को मैं nRT लिख सकता हूँ एनी टाइम पे,
तो NRT ln ऑफ V2 बाई V1 लिख सकते हो। यहाँ पर 1 और 2 का मतलब 1 से स्टार्ट हुआ 2 पे एंड हुआ, तो यहाँ पर 1 और 2 हमारा 2 और 3 है। तो मैं QS को क्या लिख सकता हूँ, NR, इस टेम्परेचर को मैं T1 मानता हूँ। 2 to 3 का जो टेम्परेचर है वो T1 है, और 3 to 4 का जो 4 to 1 का जो टेम्परेचर T2, दो ही टेम्परेचर इसमें, ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर। 3 to 1 टेम्परेचर T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू, मतलब टेम्परेचर 2 इक्वल टू, इसको मैं T हायर मान लेता हूँ, ओके, समझने के लिए T हायर, और टेम्परेचर एट 4 इक्वल टू टेम्परेचर एट 1, इसको T लोअर मान लेते हैं, है ना। ये अपनी टर्मिनोलॉजी है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। तो NR T हायर ln ऑफ V फाइनल बाई V इनिशियल। V फाइनल कितना है 3 और इनिशियल 2, तो V3 बाई V2 हो जाएगा, V3 बाई V2 हो जाएगा। ऐसे ही हीट रिजेक्टेड कैसे लिखेंगे, हीट रिजेक्टेड भी हो रहा है 4 to 1, 4 to 1 भी आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज 0। तो फर्स्ट लॉ से Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W में डेल्टा U 0 हो गया, तो Q ही W हो गया, Q ही W के बराबर हो गया। तो हीट इज इक्वल टू वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला होता था NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, तो वही लिखते हैं यहाँ पर NRT लोअर ln ऑफ V फाइनल, 4 से 1 हो रहा था, फाइनल वॉल्यूम क्या है V1 बाई इनिशियल V4, V फाइनल बाई V1। तो अपना साइन कन्वेंशन ऑलवेज क्या रहेगा, याद रखना, हीट एडिशन पॉजिटिव, हीट रिजेक्शन नेगेटिव, वर्क आउटपुट पॉजिटिव, वर्क इनपुट नेगेटिव। ये अपना ऑलवेज साइन कन्वेंशन रहेगा हर क्वेश्चन के लिए, ओके। आपको अगर काम देना पड़ रहा है सिस्टम को, तो वर्क इनपुट नेगेटिव है। सिस्टम से आपको आउटपुट मिल रहा है, जैसे इंजन में आउटपुट मिलता है तो वो पॉजिटिव है। सिस्टम में हीट इनपुट दे रहे हो तो पॉजिटिव है, सिस्टम से हीट रिजेक्ट होकर बाहर आ रही है तो नेगेटिव है। ये हमारा साइन कन्वेंशन रहेगा ऑलवेज। तो यहाँ पर ये हीट रिजेक्शन जो होगा वो नेगेटिव होगा, हीट रिजेक्शन जो होगा नेगेटिव होगा, है ना। तो मैं इसको नेगेटिव ना लिखूँ तो V4 बाई V1 भी लिख सकता हूँ, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो V4 बाई V1, मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो V4 बाई V1 भी लिख सकता हूँ, ओके। तो अभी हम लोग इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, एफिशिएंसी के फॉर्मूला में 1 माइनस QR बाई QS। तो आप देख सकते हो NR कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस T लोअर बाई T हायर ln ऑफ, इसको मैं, ये नेगेटिव आने वाला है, उसको मैं पहले से V4 बाई V1 लिख दूँ, V4 बाई V1 लिख दूँ, डिवाइड बाई ln ऑफ V3 बाई V2। ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, ln ऑफ V3 बाई V2 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया Q रिजेक्टेड बाई Q सप्लाइड। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में ले आया, पर प्रॉब्लम क्या है, ये टर्म्स हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। TH TL अगर पता हो तो एफिशिएंसी निकाल पाओ, ये हमारा टारगेट होता है। तो मैं इस टर्म्स को रिलेट करना चाहूँगा, इन टर्म्स को रिलेट करना चाहूँगा। तो यहाँ तक आप पहले नोट कर दीजिए, एफिशिएंसी का 50% डेरिवेशन हो चुका है। अब इसको डिराइव करने के लिए हम एडियाबैटिक प्रोसेस की हेल्प लेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस की हेल्प लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 और 3, 1 से 2 और 3 से 4, ये दोनों PV पावर गामा को फॉलो करते हैं। मतलब क्या हुआ, इसमें TV पावर गामा -1 भी कांस्टेंट होता है, TV पावर गामा -1 भी कांस्टेंट होता है। तो इसको यूज़ करेंगे अगले स्टेप में। तो यहाँ तक आपने नोट किया था, नोट नहीं किया तो एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसका आगे का, इस स्टेप के बाद का डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T लोअर बाई T हायर ln ऑफ V4 बाई V1 बाई ln ऑफ V3 बाई V2 आ गया, ओके। अभी हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस का यूज़ करेंगे 1 to 2 में। 1 to 2 में T2 V2 पावर गामा -1 इक्वल टू T1 V1 पावर गामा -1। अब T1 T2 क्या है मैं डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ, है ना। देखो ये आपका 1 2 3 4 प्रोसेस है। तो T1 का मतलब क्या हुआ, 1 से 2 देख रहे हो, 1 मतलब T लोअर और
T2 का मतलब T हायर है ना, T2 T3 याद करा दे तो आपको T हायर है, और T1 T4 T लोअर है। ओके, तो आप देख सकते हो इसको मैं V2 बाई V1 होल पावर गामा माइनस 1, V2 बाई V1 होल पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T लोअर बाई T हायर लिख सकता हूँ। ओके, दिस इज वन इक्वेशन। ऐसे ही 3 से 4 एक्सपेंशन जो प्रोसेस है उसमें भी देखते हैं। T3 V3 पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T4 V4 पावर गामा माइनस 1। यहाँ से T3 क्या है हायर, T4 क्या है लोअर, तो मैं T4 बाई T3 लिखूँ तो T लोअर बाई T हायर, तो ये V3 बाई V4 ऐसे आ जाएगा होल पावर गामा माइनस 1। इसको मैं इक्वेशन ए बोलूँ, इसको इक्वेशन बी बोलूँ। ए और बी इक्वल बिकॉज ये T लोअर बाई T हायर है, ये T लोअर बाई T हायर है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो आप लिख सकते हो V2 बाई V1 मस्ट बी इक्वल टू V3 बाई V4 होल पावर गामा माइनस 1, दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हो, दोनों का पावर सेम है। तो V2 बाई V1 लिख देता हूँ एक टाइम के लिए, होल पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू होल पावर गामा माइनस 1। तो गामा माइनस 1 से स्क्वायर रूट ले लो, या मतलब डिवाइड बाई गामा माइनस 1 बोथ साइड्स, और पावर दोनों का कैंसिल कर दो। तो ये V2 बाई V1 इक्वल टू V3 बाई V4 है। इसको थोड़ा सा रिशफल करते हैं, 4 इधर ले आओ, 2 इधर ले आओ, तो V4 बाई V1 मस्ट बी इक्वल टू V3 बाई V2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। और ये इक्वेशन 1 था। तो मैं 1 और 2 को देखो तो आप देख सकते हो यहाँ पर V4 बाई V1 आ रहा है, यहाँ पर V3 बाई V2 आ रहा है, मतलब यही हुआ V4 बाई V1 और V3 बाई V2 तो सेम है। तो मैं इसको भी V3 बाई V2 लिख दूँ तो ये दोनों इक्वल है और रेशियो में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका एफिशिएंसी का प्लग 2 इन 1, प्लग 2 इन 1 सेकेंड इक्वेशन को इसमें प्लग करो तो ये दोनों टर्म्स इक्वल है, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए 1 माइनस T लोअर बाई T हायर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 माइनस T लोअर बाई T हायर, डायरेक्टली 1 माइनस Q रिजेक्टेड बाई Q सप्लाइड इक्वल टू 1 माइनस T लोअर बाई T हायर। तो इसको बेसिक फॉर्मूला से कंपेयर करो, 1 माइनस T लोअर बाई T हायर, और बेसिक फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला है 1 माइनस Q रिजेक्टेड बाई Q सप्लाइड। तो आप लिख सकते हो T लोअर बाई T हायर इज इक्वल टू Q रिजेक्टेड बाई Q सप्लाइड। ये भी बहुत सारी जगह पे डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लोअर टेम्परेचर बाय हायर टेम्परेचर इक्वल टू हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाइड, लोअर टेम्परेचर बाय हायर टेम्परेचर इक्वल टू हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाइड। तो ये इसका डेरिवेशन है एफिशिएंसी का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर प्लग करना है, याद रखना प्लग करते हो सेल्सियस में प्लग मत करना, केल्विन में प्लग करना है, केल्विन में ही प्लग करना है आपको, ये मस्ट है। ओके, सो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। कार्नोट इंजन का, हीट इंजन का हमने डेरिवेशन किया है, हीट इंजन का एफिशिएंसी का डेरिवेशन किया है। तो हीट इंजन के डेफिशिएंसी से आपको एक जो रिलेशन आया कि हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाइड जो होता है वो T लोअर बाय T हायर होता है, ये याद रख सकते हो। वो रेफ्रिजरेटर हीट पंप में भी हम लोग यूज़ करेंगे डायरेक्टली जब COP निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालेंगे। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको याद रखना है 1 माइनस TL बाई TH। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको PY क्विज में मिलेंगे गारंटीड। ओके, चलो इसको नोट कर लो पॉज करके, या आप नोट कर लो तो अच्छी बात है, और ना पॉज कर देना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो कार्नोट्स हीट पंप, व्हाट डू मीन बाय हीट पंप, हमने थोड़ा सा हीट पंप वहाँ डिस्कस किया हुआ था सेकेंड लॉ में। हीट पंप ऐसा डिवाइस है जो रूम को गर्म कर सकता है, मतलब वो वर्क इनपुट लेगा और रूम को गर्म करता है। तो यहाँ पर हीट पंप का एक बेसिक मैकेनिज्म दिया हुआ है। ओके, तो रूम गर्म हो रहा है, नीचे हीटर कॉइल्स लगी हुई है। रूम कोल्ड कंट्रीज पे क्या होता है, नीचे बॉटम में रूम में हीटिंग कॉइल्स लगी होती है, तो वो रूम को गर्म करता है, गर्म हवा देता है रूम में। सो रूम का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेंटेन हो पाए। ओके, तो गर्म हवा ऑलवेज ऊपर की तरफ फ्लो होती है, तो ये गर्म हवा नीचे से ऊपर है ना। एयर कंडीशनर ऊपर रखते हैं, हीट पंप नीचे रखते हैं, इसका रीज़न भी है लॉजिकल है। एयर कंडीशनर में हवा ठंडी होती है तो हेवी है तो नीचे आ सकती है, बट हीटर में क्या होती है, हवा गर्म होती है
तो लाइटर है तो ऊपर चलेगी, तो ऊपर रखोगे हीटर को तो हवा ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही वार्म करेगी, तो आपको गर्मी नहीं मिलेगी। वो नीचे से ऊपर आ रही है तो आपको गर्म बॉडी को फील करा सकती है। इसलिए हीटर्स ऑलवेज नीचे रखे जाते हैं, कूलर्स ऑलवेज ऊपर रखे जाते हैं, है ना। एयर कंडीशनर ऊपर लगाते हैं, एयर कंडीशनर नीचे लगाने देखा आपने कभी, है ना। लॉजिकल बात है, इसका लॉजिकल सेंस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हीट रिजेक्ट हो रही है, इसका साइकिल की प्रोसेस दिया हुआ है। तो साइकिल तो सेम ही है, कार्नोट साइकिल ही है, बट इसमें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स अलग है। तो इसमें भी 2 एडियाबैटिक एक्सपेंशन, 2 एडियाबैटिक 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, सेम प्रोसेस है, बट इसमें रिक्वायर्ड इफेक्ट्स अलग है, ओके। तो देखो प्रोसेस में क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर से आपने हीट रिमूव किया, कुछ वर्क इनपुट दिया, दोनों ऐड होके हीट सप्लाइड। तो Q सप्लाइड टू द रूम इज इक्वल टू हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स प्लस वर्क इनपुट बाय द कॉइल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट। तो ये आपका बेसिक प्रोसेस जो वहाँ पर भी वैलिड था। हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट रिमूव्ड, यहाँ पर रिजेक्टेड नहीं बोलेंगे, रिमूव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड एडेड टू द रूम प्लस वर्क इनपुट, ओके। तो यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट जो होगा, डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, जो हम चाहते हैं, तो हम चाहते हैं रूम गर्म हो जाए, तो रूम गर्म करने के लिए एनर्जी जा रही है वो QH है, Q सप्लाइड। तो डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पर जो होगा वो होगा QS, हीट सप्लाइड। ये वाला डिजायर्ड इफेक्ट है QS, ओके। ये हीट सप्लाइड आपका डिजायर्ड इफेक्ट है। और वर्क इनपुट ये दे रहे हो, तो ये वर्क इनपुट है, इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट, ये वर्क इनपुट है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का डेफिनेशन होता था डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, तो COP ऑफ हीट पंप, COP का डेफिनेशन में याद करा देता हूँ, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो हम क्या डिजायर कर रहे हैं, रूम को गर्म करना, तो Q सप्लाइड बाय वर्क को क्या लिख सकते हो, Q सप्लाइड माइनस Q रिमूव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ओके। ये रिजेक्टेड मत पढ़ना, रिमूव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड एडेड टू द रूम। तो आप इसको, मैंने रेशियो बताया था कि QS बाई QR या QR बाई QS वो T लोअर बाई T हायर होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर लेके जाऊँ, इसको मैं डिवाइड कर दूँ, तो 1 माइनस QR बाई QS लिख सकता हूँ। तो QR बाई QS वॉज T लोअर बाई T हायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाई 1 माइनस T लोअर बाई T हायर। तो इसको वापस एक्सपेंड कर देते, तो फॉर्मूला हो जाएगा T हायर बाई T हायर माइनस T लोअर। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये है, QS बाई वर्क दैट इक्वल टू T हायर बाई T हायर माइनस T लोअर। प्योरली टेम्परेचर के टर्म में फॉर्मूला आ गया, प्योरली टेम्परेचर के फॉर्म में। ये COP ऑफ हीट पंप है, किसका है, हीट पंप। इसमें ऊपर सप्लाई आएगा, तो T हायर केल्विन में लिखना है, नीचे डिफरेंस है वो सेल्सियस में केल्विन में सेम ही आता है बिकॉज डिफरेंस जो होता है सेल्सियस केल्विन में सेम आता है ना। तो ये आपका हीट पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। ऐसा ही दूसरा इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर का क्या होगा देखते। तो है ना, पानी आ गया, आइसक्रीम, स्वीट्स, फ्रूट्स देख के, है ना। तो रेफ्रिजरेटर एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है डे टू डे लाइफ का, उसका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करते हैं बाय यूजिंग कार्नोट साइकिल। रियल साइकिल उसका अलग है, बट कार्नोट साइकिल एक आइडियल साइकिल है जिसमें एफिशिएंसी मैक्सिमम आती है। तो इसमें भी सेम 2 कंप्रेशंस, 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक्स है, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें डायग्राम में आप देख सकते हो, आपके बॉडी यहाँ पर होगी, आपका सब्जी जो होगा वो यहाँ पर लो टेम्परेचर पे होगा, उससे हीट रिमूव कर रहे हो। सब्जी ऑलरेडी 30 डिग्री पे, उससे रिमूव करके सराउंडिंग 35 डिग्री पे ऐड कर रहे हो। तो ये सराउंडिंग है, T हायर जो है सराउंडिंग है। तो यहाँ पर ये Q सप्लाइड टू द सराउंडिंग्स और हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, ये हीट रिमूव्ड फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर। हम लोग यही यूज़ करेंगे QS QR। QS इज़ द हीट रिजेक्टेड टू हाई टेम्परेचर। तो सराउंडिंग पे हीट ऐड कर रहे हो और लो टेम्परेचर से रिमूव कर रहे हो, ऐसा अपने आप तो पॉसिबल नहीं होता। तो आपको इनपुट देना पड़ेगा, वो इनपुट वर्क इनपुट है
इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट, इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट, ये इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट है आपका। ओके, सो यहाँ पर भी वही लॉजिक है, जो आपने रूम को हीट दिया इज इक्वल टू हीट रिमूव फ्रॉम योर बॉडी, हीट रिमूव फ्रॉम द डिवाइस विच यू वांट टू रिमूव द हीट, लाइक मिल्क, आइसक्रीम, फ्रूट्स, फूड, जो भी है ना, उनमें से हीट जो रिमूव किया, प्लस वर्क इनपुट, प्लस वर्क इनपुट, ये यहाँ पर भी वैलिड है, यहाँ पर भी यही वैलिड है। तो इसका डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? रूम में हीट ऐड करना डिजायर्ड इफेक्ट है क्या? नहीं, आपके जो फ्रिज के अंदर चीज़ें रखी है उससे हीट रिमूव करना, तो हीट रिजेक्टेड डिजायर्ड इफेक्ट है। हीट रिजेक्टेड जो है, हीट रिमूव फ्रॉम द पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज द डिजायर्ड इफेक्ट। ओके, तो COP का डेफिनेशन आपको याद तो है, डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट जो है तो यहां पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा? हीट रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, हीट रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ओके, और वर्क इनपुट आपका इलेक्ट्रिकल इनपुट है, इलेक्ट्रिकल इनपुट है। तो इसका COP का डेफिनेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, COP इज इक्वल टू QR बाई वर्क इनपुट, QR बाई QS माइनस QR लिख सकता हूँ, QR से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1 बाई QS बाई QR माइनस 1। देन इसमें मैं QS बाई QR को T हायर बाई T लोअर लिख सकता हूँ, बिकॉज QR बाई QS था, T लोअर बाई T हायर, तो उसको लिख दो आप 1 बाई T हायर बाई T लोअर माइनस 1। तो इसको रीशफल कर लो तो T लोअर ऊपर आ जाएगा, नीचे T हायर माइनस T लोअर। तो फाइनली COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो होगा वो T लोअर बाई T हायर माइनस T लोअर, और बेसिक डेफिनेशन क्या होगा? Q रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाई वर्क इनपुट। सो COP ऑफ हीट पंप जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आएगा, बिकॉज वहाँ पर ऊपर T हायर आ रहा था, इसमें T लोअर आ रहा है। लॉजिकल बात है, COP ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। सो ये दोनों फॉर्मूलाज भी हमको कभी कभी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। 50 to 60% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन इंजन पे आते हैं। कभी कभी COP मिक्स कर सकते हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का फॉर्मूला दे सकते हैं, फॉर्मूला तो सिमिलर है ना, तो आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो, टेम्परेचर के टर्म में दिया जाता है क्वेश्चन। ओके, एक हायर ऑर्डर टॉपिक, कैस्केडिंग ऑफ कार्नोट साइकिल, कैस्केडिंग ऑफ कार्नोट हीट इंजन। तो हमने देखा कि एक सोर्स से हीट लिया, इंजन से वर्क आउटपुट मिला, कुछ रिजेक्ट कर दिया, तो ये रिजेक्ट किया हुआ हीट जो है वेस्ट तो जा रहा है, तो क्या मैं उसको ही इनपुट मान के एक और हीट इंजन को दे दूं, है ना, ऐसा हो सकता है। तो वही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग, कैस्केडिंग ऑफ कार्नोट इंजन। इसके बेस पे भी जेईई में 2 से 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं आज तक, है ना। तो यहाँ से हीट लिया आपने, कुछ वर्क आउटपुट मिल गया, हीट रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्टेड हीट तो वेस्ट जा रही थी। अब इस सोर्स, इस बीच वाला जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर है उसको ही आपने सोर्स बना दिया दूसरे इंजन के लिए, और उस इंजन के लिए वो हीट सप्लाइड हो गया, और उसने और लोअर टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट किया, और लोअर टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट किया हुआ है। तो दिस प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर हीट इंजन्स, अब इसमें जो हीट रिजेक्ट हुआ तीसरे को भी दे सकते थे, ऐसे 2 और मोर हीट इंजन्स को कंबाइन करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्नोट इंजन का कैस्केडिंग, कार्नोट इंजन का कैस्केडिंग। इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक आइडिया लेते हैं। तो यहाँ पर आपका T1 सबसे हाई टेम्परेचर, यहाँ से Q1 आया, यहाँ पर हीट इंजन 1, हीट इंजन 1, ये वर्क आउटपुट 1, यहाँ से हीट रिजेक्टेड 2 हुआ एट टेम्परेचर T2, यहाँ से ये हीट रिजेक्टेड दूसरे को पास कर दिया, सेम पास कर दिया दूसरे को, ये हीट इंजन 2, हीट इंजन 2, ये पास करके यहाँ से कुछ वर्क आउटपुट निकल गया, इसका वर्क आउटपुट 2, और ये रिजेक्ट किया Q3, और यहाँ पर लो टेम्परेचर T3 है। सो T1 इज ग्रेटर दैन T2, T2 इज ग्रेटर दैन T3, और यहाँ से हीट सप्लाई रिजेक्टेड टू हीट एट टेम्परेचर T2, दिस टेम्परेचर T2 एक्ट द सोर्स फॉर द सेकेंड हीट इंजन, वहाँ से हीट एडिशन लिया और सेकेंड इंजन से कुछ वर्क आउटपुट लिया,
और उसने भी हीट रिजेक्ट किया और लोअर टेम्परेचर पे, तो T1 ग्रेटर दैन T2 ग्रेटर दैन T3, तो कभी कभी क्वेश्चन में T2 पूछ लेता है, T2 पूछ लेता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जेई में 2018-19 के आसपास। तो कैसा क्वेश्चन आया मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ले लेता हूँ, सम 600 केल्विन, इसको मैं ले लेता हूँ 400 केल्विन, मेरे ख्याल से 300 केल्विन ले लेते, 300 केल्विन। तो इफ़ द हीट engine operates in such a way that work in the both cases same, then find out the intermediate temperature T2 फाइंड आउट करने को बोल रहा है, ये क्वेश्चन है। यहाँ से हीट लिया 600 केल्विन से, कुछ रिजेक्ट किया बीच में, और उसने और नीचे सप्लाई कर दिया और वहाँ से रिजेक्ट हुआ। तो हम इसमें आप लोग को अभी जो सिखाया Q सप्लाइड बाई Q रिजेक्टेड इज T हायर बाई T लोअर, उस लॉजिक को यूज़ करते हैं। तो Q1 बाई Q2 क्या हो जाएगा बेटा आपके लिए, 600 बाई T2। सिमिलरली यहाँ पर Q2 बाई Q3 क्या हो जाएगा, T2 बाई T3 कितना है, 300। तो ये आपको एक रिलेशन आ गया है ना। तो यहाँ से आप को एक और चीज़ पता करनी है कि वर्क इनपुट सेम है, बोला गया गिवन, और क्या गिवन है आपको, W1 इक्वल टू W2। अब W1 क्या है बेटा, Q1 माइनस Q2 है, Q1 माइनस Q2 है, और W2 क्या है, Q2 माइनस Q3 है, Q2 माइनस Q3 है। मेरे को तो Q1 Q2 के रेशियो में चाहिए, Q1 Q2 के रेशियो में चाहिए, तो मैं इसको Q2 से डिवाइड कर दूँ, थ्रू आउट Q2 से डिवाइड कर दूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ Q1 बाई Q2 माइनस 1 इक्वल टू Q2 से डिवाइड कर 1 माइनस Q3 बाई Q2, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको इधर ले आऊँ माइनस वाले टर्म को, तो Q1 बाई Q2 प्लस Q3 बाई Q2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 1 माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया। अब Q1 बाई Q2 आपको पता है 600 बाई T2 है, 600 बाई T2 है। Q3 बाई Q2 मतलब इसका उल्टा, तो हो जाएगा 300 बाई T2 प्लस 300 बाई T2 इज इक्वल टू 2। अब T2 को कॉमन एलसीएम है, उधर ले आओ और 2 को डिवाइड कर दो, तो T2 की वैल्यू आप देख सकते हो, ये 600 एक्चुअली आपका T1 और ये 300 आपका T3 बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो 900 बाई 2 450 केल्विन आ जाएगा, 450 केल्विन आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन जेई 2019 या 20 में आया हुआ है, नंबर शायद अलग हो सकते हैं, हम लोग ऐसे भी PY क्विक करेंगे, उसमें हम लोग ये सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लॉजिक याद रखना, उसमें सेम वर्क डन सेम दिया हुआ था, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ टेम्परेचर्स दिए हुए थे, और इंटरमीडिएट टेम्परेचर पूछा गया था। तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर जो आएगा वो हायर और लोअर टेम्परेचर का एवरेज आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अगर वर्क सेम हो तो ये लॉजिक वैलिड होगा, ओके। वरना वर्क का कुछ रिलेशन दे सकता है, ये 100 जूल से तो ये शायद 75 जूल 75% दे रहा है, ऐसा भी रिलेशन दे सकता है। तो T2 इक्वल टू T1 प्लस T3 बाई 2। सो इस तरह से इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैस्केडिंग ऑफ हीट इंजन एक अच्छा हायर ऑर्डर टॉपिक है, ओके। सो आप इसको नोट कर लीजिए। एक बढ़िया क्वेश्चन किया हमने, जिसमें हमने 2 हीट इंजन्स को ज्वाइन किया है। अभी तक हीट इंजन एक ही पढ़ा था, अभी 2 हीट इंजन्स का कॉम्बिनेशन देखा है, ओके। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कार्नोट इंजन के करेंगे लेवल 1 लेवल 2 PY क्विज में, ओके। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।